दिल्ली, सुबह का वक्त। बड़े से मैंशन के अंदर काफी चहल पहल थी। वहाँ सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं बहुत सारे सर्वेंट पूरे घर को सजा रहे थे। तभी लक्ष्मी देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी, अपने रूम से बाहर आई और सारी तैयारियां होती देख सामने खड़ी अपनी बहू के पास जाकर बोली, सारी तैयारियां कैसी चल रही है कोमल? 45 साल की खूबसूरत दिखने वाली कोमल लक्ष्मी देवी की ओर देखते हुए बोली, तैयारी तो ठीक चल रही है माँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि राजवीर ने अचानक से शादी करने का फैसला क्यों किया। इस पर लक्ष्मी देवी ने कहा, पता नहीं कोमल, कब क्या चलता है उसके मन में। अब हम उसके फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। ये सुनकर कोमल ने एक लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, ठीक कहा आपने माँ। खैर छोड़िए, मैं बाकी की तैयारी देखती हूँ। कोमल की बात सुनते ही लक्ष्मी देवी बोली, ठीक है। लक्ष्मी देवी राजवीर की दादी और कोमल राजवीर की सौतेली माँ है। जिस घर में इस वक्त ये दोनों खड़ी है वो घर सिंघानिया मैंशन है, जहाँ इस घर के बड़े बेटे राजवीर सिंघानिया की शादी होने वाली है, जिसने कल रात अचानक अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी संजना के साथ अपनी शादी अनाउंस कर दी। राजवीर सिंघानिया देश का एक जाना माना बिजनेसमैन है, जिसका परिवार वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो राजवीर के खिलाफ कुछ बोल सके, क्योंकि उसके सामने किसी की भी नहीं चलती। सिंघानिया मैंशन में जहां एक तरफ इतनी अफरा तफरी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ उसी घर के एक रूम में दो लड़कियां आराम से सो रही थी। तभी कोमल जी उस रूम में आई और उन्होंने उस रूम की खिड़की खोल दी। फिर वो दोनों लड़कियों को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, मिशा, इश्की, दोनों के दोनों उठो, देखो सूरज कब का आ गया है। तभी उन दोनों में से एक लड़की ने अपने चेहरे को तकिए से ढकते हुए कहा, क्या है मदर इंडिया, सूरज सोता भी तो हमसे पहले है। कोमल जी ने उसका तकिया छीनते हुए जवाब दिया, अच्छा जी, अभी बताती हूँ। आज घर में शादी है और घर में बहुत काम है, चलो उठो तुम दोनों जल्दी से। तभी कोमल जी की नजर उस दूसरी लड़की पर गई और वो उसे गौर से देखते हुए बोली, और इसे देखो कैसे आराम से सो रही हैं। इश्की, उठो बेटा। तभी वो लड़की, जिसका नाम इश्की था, अपने सुअर में बोली, आंटी बस थोड़ी सी देर और, कल ही तो हमारी एग्जाम खत्म हुए हैं, थोड़ा तो सो लेने दीजिए। उन दोनों की बातें सुनकर कोमल को इरिटेशन होने लगी और वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में शादी है और तुम दोनों को देखो अब तक सो रही हो, इतना सारा काम पड़ा है अभी। तभी मिशा अपनी आंखें मलते हुए उठकर बोली, शादी? ये भला कैसी शादी हुई? एक दिन पहले बताया जा रहा है कि कल शादी है। वैसे भी मुझे वो चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये है मिशा, जिसकी उम्र 20 साल है और ये राजवीर की सौतेली बहन है। ये दिखने में तो काफी सुंदर है, लेकिन जरा भी लड़कियों की तरह नहीं रहती। आम लड़कियों की तरह शॉपिंग करना, मेकअप करना या ड्रेसअप होना उसे जरा भी पसंद नहीं है। ये ज्यादातर टॉम बॉय की तरह ही रहती है। मिशा की बात सुनकर कोमल जी हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे पसंद करने या न करने से क्या हो जाएगा? वो राजवीर को पसंद है और वैसे भी क्या तुम कुछ कह सकती हो राजवीर से? तभी इश्की ने भी उठते हुए हंसकर कहा, उस डीवेल से ये बात करेगी? आंटी, शायद आप भूल रही हैं, हमारी मिशा सिर्फ हमारे सामने ही शेर बनती है, अपने भाई के सामने जाकर तो एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है। ये है इश्की, मिशा की बेस्ट फ्रेंड, जो अक्सर एग्जाम टाइम में मिशा के साथ उसके घर रहने आती रहती है। इश्की एक अनाथ लड़की है जिसकी उम्र 19 साल है, लेकिन दिखने में ये किसी अप्सरा से कम नहीं है। इश्की की आंखें ये और लिप्स गुलाब की तरह पिंक है। उसकी आंखों में बड़ी बड़ी पलकें, बाल थोड़े लंबे, गोरा रंग और हाइट 5 फुट 3 इंच है। इश्की की बात सुनकर मिशा ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा जी, मैं भीगी बिल्ली और तू? जैसे ही पता चलता है कि भाई घर आ गए हैं तो तू रूम से पैर भी बाहर नहीं निकालती और मुझसे कह रही है। ये सुन इश्की तुरंत जवाब देते हुए बोली, हाँ तो मुझे उनसे डर लगता है। देखा नहीं तूने कैसे वो अपनी नीली नीली आंखों से सबको डराते रहते हैं, एकदम डेविल की तरह। सच बताऊं, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि वो लड़की इस डेविल से शादी कर क्यों रही है। क्या उसे इस डेविल से डर नहीं लगता? मिशा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ यार, बात तो तू सही कह रही है। तभी उन दोनों की बातों को बीच में ही रोकते हुए कोमल जी ने कहा,
तुम दोनों का हो गया हो तो जाकर फ्रेश हो और जल्दी से नीचे आओ। इस पर मिशा इरिटेट होते हुए ओके मॉम बोलकर बाथरूम में चली गई। वहीं कोमल भी रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद इश्की और मिशा फ्रेश होकर नीचे आई तो उन्होंने देखा कि पूरा मेंशन सुंदर सा सजकर तैयार हो चुका है। ये देख इश्की मिशा के कान में बोली, क्या बात है मिशा, आज घर तो एकदम दुल्हन की तरह सजा है। मिशा भी तुरंत उसकी बात के जवाब में बोली, हाँ, क्योंकि अगर ऐसे नहीं सजता तो मेरा डेविल भाई किसी को नहीं छोड़ता। इश्की ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ये बात तो सही कही तूने। वो दोनों यूं ही बात कर रहे थे कि तभी उन दोनों के कानों में एक तीसरी लड़की की आवाज सुनाई पड़ी जो गुस्से में बोल रही थी, ये ठीक नहीं है दादी, कितना शॉर्ट टाइम दिया है भाई ने हमें तैयारियों के लिए, मैं तो शॉपिंग भी नहीं कर पाई हूँ। ये है रूही, राजवीर की सगी बहन, जिसकी उम्र 24 साल है और वो एक स्टाइलिश लड़की है, साथ ही अपने शहर की फैशन आइकॉन भी। रूही की बात सुनकर मिशा उसके पास जाते हुए बोली, ओ बेबी डॉल, ये बात भाई से जाकर बोल के दिखाओ। तभी वो लड़की बोली, शट अप मिशी, मैं दादी से बात कर रही हूँ। इस पर दादी ने कहा, रूही बेटा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, तुम एक काम करो, तुम अभी चली जाओ शॉपिंग पर। फिर दादी ने मिशा और इश्की की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों भी चली जाओ और अपने लिए भी कुछ ले लो। और तभी दादी ने मिशा को धमकाते हुए कहा, और तुम लड़कियों वाले कपड़े लेना, नहीं तो घर मत आना। दादी की ये बात सुनकर जहां मिशा ने मुंह टेढ़ा कर लिया था, वहीं इश्की और रूही हंसने लगे। उसके बाद इश्की, मिशा और रूही वहां से सीधे मॉल के लिए निकल गई। वो तीनों कुछ ही देर में शॉपिंग मॉल पहुंच गए थे। मिशा और रूही शॉपिंग करने में लगे थे, लेकिन इश्की ने अपने लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो एक ही जगह पर खड़े होकर कुछ सोच रही थी कि तभी रूही उसके पास आई। रूही ने अपने हाथ में एक लहंगा पकड़ा हुआ था, जिसे वो इश्की के ऊपर लगाकर देखते हुए बोली, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है इश्की, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ, ओके। ये सुनते ही इश्की उसे मना करते हुए बोली, अरे नहीं दी, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, मैं उनमें से कुछ पहन लूंगी, आप अपने लिए देख लीजिए। तो रूही उसे डांटते हुए बोली, शट अप, मैंने कहा ना, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ एंड दैट्स फाइनल। तभी मिशा वहां आकर बोली, हाँ यार इश्की ले ले, वैसे भी ये कभी कभी किसी के लिए कुछ करती है। रूही ने मिशा पर गुस्सा करते हुए कहा, शट अप मिशी, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। रूही की बात सुनकर मिशा चुप हो गई और तीनों अपनी शॉपिंग पूरी करने में लग गए। सिंघानिया मैंशन में शॉपिंग से वापस आकर इश्की सीधे मिशा के रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से उसके फोन में था। अचानक ही वो किसी से जा टकराई और गिरने के डर से इश्की ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो जमीन पर गिरी ही नहीं बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। ये एहसास होते ही इश्की ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इंसान को देखकर वो डर से कांप उठी। कौन था वो इंसान जिसने इश्की को गिरने से बचाया था? शॉपिंग के बाद इश्की, रूही और मिशा घर वापस आ चुके थे। इश्की अपनी ही धुन में कमरे की तरफ चली जा रही थी कि तभी अचानक ही वो किसी से जा टकराई और गिरने के डर से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो जमीन पर गिरी ही नहीं बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। ये एहसास होते ही इश्की ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इंसान को देखकर वो डर से कांप उठी, क्योंकि उसके सामने खड़ा था राजवीर सिंघानिया, जिसका चेहरा देखकर इश्की डरते हुए मन ही मन बोली, ओ गॉड, मुझे इस डेविल से ही टकराना था, अब मेरा क्या होगा? प्लीज भगवान जी बचा लेना मुझे, कहीं ये डेविल आज मुझे कच्चा ना खा जाए। इश्की लगातार अपने मन में प्रे किए जा रही थी। वहीं सामने खड़ा राजवीर तो जैसे इश्की में खो ही गया था, वो एक तक इश्की को ही देखे जा रहा था। राजवीर सिंघानिया की एज 29, हाइट 6 फुट 1 इंच, 8 पैक एब्स और मस्कुलर बॉडी थी। उसकी नीली आंखें और गोरा रंग देखकर कोई भी लड़की उसकी दीवानी होने से खुद को रोक नहीं पाती थी, लेकिन इस वक्त हैंडसम सा दिखने वाले इस डेविल ने इश्की को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा हुआ था और उसे एक तक देखे जा रहा था। वहीं इश्की का डर से बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने राजवीर के गुस्से के कई नमूने भी देख लिए थे। तभी इश्की ने अपने डर पर काबू करने की कोशिश करते हुए अपनी सारी हिम्मत जुटाकर राजवीर से कहा,
मिस्टर सिंघानिया मुझे छोड़िए प्लीज। इश्की की बात सुनकर राजवीर होश में आया और उसने इश्की को छोड़ दिया। राजवीर की बाहों से छूटते ही इश्की राजवीर को सॉरी बोलकर वहां से भाग खड़ी हुई, लेकिन राजवीर इश्की को तब तक देखता रहा जब तक वो अपने रूम के अंदर चली नहीं गई। उसके जाने के बाद राजवीर भी अपने रूम में चला गया और अपने असिस्टेंट समर को कॉल करने लगा। समर के कॉल रिसीव करते ही राजवीर बोला, जो काम दिया था वो कब तक होगा? ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, सामने से समर ने जवाब दिया। ऑलमोस्ट हो गया है सर, रात तक आपके पास होगा। राजवीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके जल्दी खत्म करो उसे। ये बोलते ही उसने कॉल को कट कर दिया। कॉल कट करते ही राजवीर अपने रूम से एट टाच स्टडी रूम की तरफ चला गया, जहां की एक वॉल पर इश्की की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। इस फोटो के करीब जाकर राजवीर उसे छूते हुए बोला, बस आज की रात, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये दिल कब तुम पर आ गया। राजवीर यूं ही उस फोटो से बात करता रहा और देखते ही देखते शाम हो गई। घर के सभी लोग और भी ज्यादा बिजी हो गए। अब तक संजना भी यहाँ आ चुकी थी और एक रूम में दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी। उसके आसपास उसकी सभी दोस्त बैठी हुई थी। तभी संजना की एक दोस्त बोली, यार संजना, मानना पड़ेगा तुझे, फाइनली तू राजवीर सिंघानिया से शादी करने वाली है। कितनी लड़कियां मिसेस सिंघानिया बनने के सपने देख रही थी और तूने बाजी मार ली। इस पर संजना ने अकड़ते हुए कहा, तो मैं क्या तुझे ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? संजना दीवान नाम है मेरा, सिर्फ मैं ही राजवीर के साथ बेस्ट लगती हूँ और ये बात उसे भी पता है। तभी उसकी दूसरी दोस्त ने कहा, हाँ यार इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन राजवीर है बहुत खतरनाक, उसका तो नाम ही काफी है लोगों को डराने के लिए। ये सुनते ही संजना ने जवाब देते हुए कहा, हाँ ये बात तो है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो मुझसे शादी के लिए मान गया। संजना की सभी दोस्त ऐसे ही उसकी चापलूसी करने में लगी हुई थी। वहीं मिशा के रूम में इश्की मिशा को बहुत देर से आवाज लगा रही थी, क्योंकि मिशा बाथरूम से बाहर ही नहीं निकल रही थी। इश्की ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, मिशा यार जल्दी बाहर आ, शादी का मुहूर्त होने वाला है, नीचे भी जाना है। इस बार भी इश्की की आवाज सुनकर मिशा ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन तभी रूही रूम में आई। उसने इस वक्त ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो जैसे ही रूम में आई तो उसकी नजर इश्की पर ठहर गई और वो अंदर आते हुए बोली, वाओ इश्की, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मैंने कहा था ना तुम पर ये हॉट पिंक लहंगा बहुत अच्छा लगेगा। इश्की ने आज हॉट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था और अपने बाल भी खुले छोड़े हुए थे। रूही के कॉम्प्लीमेंट के लिए इश्की ने रूही को थैंक यू कहा और फिर तुरंत मिशा की शिकायत करते हुए बोली, देखिए नादी, ये मिशा कब से बाथरूम के अंदर घुसी हुई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी रूही ने भी चिल्लाकर मिशा को आवाज लगाते हुए कहा, मिशा बाहर आई नहीं तो अब मैं मम्मा को बुलाकर लाती हूँ। मम्मा का नाम सुनते ही मिशा तुरंत गेट खोल के बाहर निकल आई और गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम क्यों मुझे बार बार मम्मा के नाम की धमकी देती रहती हो? मिशा की बात सुनकर रूही और इश्की कुछ नहीं बोले, बल्कि वो तो बस हैरान होकर मिशा को ही देखते रह गए, क्योंकि मिशा ने आज पहली बार लड़कियों की तरह ड्रेसअप किया हुआ था। उसने इस वक्त वाइन कलर का लहंगा पहन रखा था। मिशा को इस गेटअप में देखकर रूही बोली, फाइनली मुझे आज मेरी बहन मिल गई, वरना मुझे तो लगने लगा था कि मैं इकलौती बेटी हूँ सिंघानिया परिवार की। रूही की बात सुनकर मिशा बुरी तरह से चिढ़ गई, लेकिन तभी रूही का साथ देते हुए इश्की ने कहा, आपने ठीक कहा दी, मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं एक गुंडे के साथ रहती हूँ। इतना कहते ही रूही और इश्की दोनों हंसने लगे। तभी रूही अचानक से सीरियस होकर कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास एक और प्लान है। इश्की ने हैरान होते हुए पूछा, वो क्या दी? इश्की का सवाल सुनकर रूही वहां से कहीं जाते हुए बोली, एक मिनट, आखिर क्या चल रहा है रूही के दिमाग में? क्यों डरती थी इश्की राजवीर से और क्या कर रही है? राजवीर के स्टडी रूम में इश्की की तस्वीर। अगला भाग सुनने के लिए हमें कमेंट करें, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
रात को सोते हुए मैंने महसूस किया कि मेरी मामी मेरे साथ कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। उस वक्त मैं गहरी नींद में सो रहा था। मुझे लगा शायद मैं सपना देख रहा हूँ। कुछ देर बाद उनकी हरकतों से मेरी नींद खुल गई। तब मैंने देखा कि मेरी मामी मेरे साथ कुछ अजीब और गलत करने की कोशिश कर रही है। ये देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ ये क्या कर रही हैं? मैं आपके बच्चे जैसा हूँ। उसके बाद भी मैंने देखा कि मामी किसी अजीब तरह की खुशी पाने की लालच में और भी ज़्यादा पागल होने लगी। उनकी इन हरकतों को देखकर मैं सन्न रह गया। मामी की आंखों में मैंने एक अजीब तरह की ख्वाहिश देखी। मेरे बार बार मना करने के बाद भी वह मेरी बात नहीं सुन रही थी। मामी किसी खास आनंद की खोज में और ज्यादा बेकाबू हो गई। मामी ने मेरे साथ जो किया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम अनमोल है और मेरी उम्र 21 साल है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना शुरू कर दिया। साथ में मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन और मामा मामी रहते हैं। मेरी मामी का नाम अंजना है। मामी की उम्र अभी 29 साल है। मेरे मामा होटल चलाते हैं और मेरी मामी एक हाउसवाइफ है। दीपावली की छुट्टी थी इसलिए मैंने घर जाने की तैयारियां की। सबके लिए खूब सारी शॉपिंग किया, खासकर अपनी मम्मी के लिए 4-5 पीस एक से बढ़कर एक साड़ी खरीदा। मम्मी के लिए साड़ियाँ और पापा के लिए अच्छे अच्छे पैंट और शर्ट शॉपिंग की। मैंने टिकट पहले से बुक करा रखी थी इसलिए दीपावली त्योहार से 5 दिन पहले घर के लिए निकल गया। मैं 2 साल बाद अपने घर जा रहा था क्योंकि जब से जॉब ज्वाइन किया तब से घर जाना नहीं हुआ था, इसलिए सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदा। खासकर अपनी मामी के लिए लगभग 27 घंटे के सफर के बाद आखिरकार मैं अपने घर पहुंच गया। रात के करीब 10 बज गए थे। घर पहुंचा तो देखा सब सो चुके थे। मैंने मम्मी को उठाया, उनसे थोड़ी बातचीत करके खाना खाकर सो गया। काफी रात हो चुकी थी इसलिए मामी को नहीं उठाया। सुबह 7 बजे मेरी मामी ने मुझे जगाना शुरू कर दिया। कमरे का दरवाजा खुला था इसलिए मामी पास आकर मुझे जगाने लगी और मुझसे अपने गिफ्ट के बारे में पूछने लगी। मैं नींद भरी आंखों से कह रहा था, अभी आप जाओ, अभी मुझे सोने दो, लेकिन उन्हें अभी चाहिए था इसलिए मामी ने मेरे ऊपर से कंबल खींच ली। मैं हड़बड़ाकर उठा और मेरी हालत खराब हो गई क्योंकि मैं जिस हालत में सोया था मामी मुझे उसी हालत में देख ली थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और दूसरी तरफ मामी मुझे इस हालत में देखकर हंस रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और मैंने उन्हें अच्छे से देखा, मानो मैं उन्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। इन 2 सालों में वह कितना बदल गई थी, बिल्कुल अलग लग रही थी। इतने दिनों बाद मैंने अपनी प्यारी मामी को देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई अनजान प्यारी सी परी मेरे सामने आई हो। तभी उनकी आवाज से मेरा ध्यान टूटा। अंजना, मामी ने कहा, क्या देख रहे हो इस तरह से जैसे मुझे पहले कभी देखा ही नहीं हो? मैंने कहा, हाँ, सच में आप बहुत बदल गई हो, मैं आपको पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। तब मामी बोली, मुझे बाद में दिल भरकर देख लेना, पहले मेरे लिए क्या लाए हो वह निकालो। मैंने कहा, मामी अभी दे रहा हूँ, और अलमारी से उनके कपड़े उन्हें दे दिया। वह बहुत खुश हो गई और उसी खुशी में मुझे एक अजीब तरीके से उन्होंने पकड़ लिया। उनके इस अजीब तरीके से पकड़ने पर मेरी हालत खराब होने लगी। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम गया और फ्रेश हो गया। बाथरूम से निकलकर मैंने सुबह का नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद कमरे में बैठकर मोबाइल पर फिल्म देख रहा था। तभी मामी आई और बोली, मुझे दीपावली पर घुमाने ले चलोगे ना? मैंने कहा, ठीक है मामी, चलेंगे। फिर त्योहार में हम दोनों ने लोगों ने मिलकर बहुत सारी मस्ती की। मामी ने कहा, चलो हिमाचल प्रदेश घूमने चलते हैं। मैंने कहा, आज तो वापस आना मुश्किल होगा। तभी मामी बोली, मुझे नहीं पता, मुझे जाना है तो जाना है, अगर जरूरत पड़े तो हम दोनों होटल में एक रात रुक सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्लीज मना मत करो। मैंने कहा, ठीक है, अगर आपको जाना है तो चलो। मेरी मामी बहुत चालाक है, उन्होंने चालाकी
से मामी को भी मना लिया। फिर अगले दिन हम लोग हिमाचल प्रदेश के लिए निकल गए। सफर करते करते शाम हो गई। वहां पहुंचकर हमने पहले रहने की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि वहां से एक ही दिन में वापस आना मुमकिन नहीं था। मैंने मामी ने मिलकर होटल ढूंढना शुरू किया। आखिरकार हमें एक कमरा मिला, वह भी सिंगल था। त्योहार की छुट्टियों में हर जगह भीड़ थी, इसलिए सिंगल रूम ही लेना पड़ा। फिर हमने अपना सामान रखा और कुछ देर आराम करने के बाद घूमने के लिए निकल पड़े। मामी ने ब्लू कलर का टॉप पहना हुआ था, जिसे देखकर सभी उनकी ओर देख रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी एक आदमी दूसरे से कह रहा था, देख वह आशिक कितनी खूबसूरत औरत के साथ घूम रहा है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं उनके पास जाने लगा, लेकिन मामी ने मुझे रोक लिया। फिर हमने बहुत मजे किए और पूरे दिन घूमने के बाद शाम को होटल लौट आए। फिर हमने कमरे में जाकर फ्रेश होकर दोबारा टहलने के लिए निकलने का फैसला किया। हमारे पास के कमरे में एक भैया भाभी थे, जिन्होंने हमें घूमने के लिए बुलाया। मामी ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम भी बाहर जा रहे हैं, चलिए साथ में चलते हैं। यहाँ ज्यादा लोगों के बीच अकेले घूमना ठीक नहीं लगता। हम मान गए और फिर उनसे बातचीत करते हुए हमारा परिचय हुआ। लड़के का नाम हर्ष था, लड़की का नाम रानी था। तभी अचानक रानी बोल पड़ी, आप दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो हैरान रह गया, समझ नहीं आया क्या कहूँ। तभी मामी ने कहा, आप दोनों का भी जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। कितने महीने हो गए आपकी शादी को? तब हर्ष ने कहा, अभी 5 महीने हुए हैं। फिर हर्ष ने पूछा, आपकी शादी को कितने दिन हुए? मैं कुछ कहने ही जा रहा था, तभी मेरी मामी बोल पड़ी, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। मैं तो जैसे पहाड़ से गिर पड़ा। मेरी मामी ये क्या कह रही है? तब हर्ष ने कहा, तो फिर आप लोग बिल्कुल सही समय पर हनीमून के लिए आए हैं, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई। रानी ने पूछा, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? मामी ने कहा, लव मैरिज हुई है। इधर मुझे गुस्से से पसीना आ रहा था। ये मामी क्या बोल रही थी, या फिर रानी के साथ मजाक कर रही है? चलते चलते रात के 10 बज गए और हम सब फिर से अपने होटल लौट आए। खाना पीना करने के बाद हम सोने के लिए अपने अपने कमरे में जा रहे थे। तभी रानी ने कहा, गुड नाइट, अपने हनीमून का आनंद लो। ये रात आप लोगों के इंजॉय फुल मजा करो, हम तो आज पूरी रात मजे में रहेंगे। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में पहुंचते ही मामी से बोलने लगा, ये सब क्या बोल रही थी आप मेरी मामी हो, ये सब कुछ भूल गई हो क्या? मामी बोली, मैं क्या करूं? उन्होंने इस तरह से बात शुरू किया कि मुझे समझ में नहीं आया क्या जवाब दूं। सोचा कुछ बातें कर अलग हो जाऊंगी, पर अब क्या किया जाए। यहाँ तो हम 2 दिन के लिए ही हैं, तो हम पति पत्नी बनकर ही रह लेते हैं। मैंने कहा, मतलब आप क्या कह रही हैं? तब मामी बोली, अरे अनमोल, मैं सच में तो तुम्हें अपना पति नहीं बना रही हूँ, बस एक्टिंग करने के लिए कह रही हूँ। बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ। फिर हम दोनों सो गए। जब आधी रात गुजरी तो गहरी नींद में मुझे महसूस हुआ कि मेरी मामी मेरे साथ कुछ अजीब हरकत कर रही है। मैं नींद में था, सोच रहा था शायद सपना देख रहा हूँ। कुछ देर बाद उनकी इन हरकतों की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा मेरी मामी मेरे साथ कुछ गलत कर रही है। मैं तो ये देखकर हैरान रह गया। फिर मैंने उनसे कहा, आप मेरे साथ ये सब क्या कर रही हैं? आपको शर्म नहीं आती? आप मेरी मामी हैं। लेकिन फिर भी मैं देख रहा था कि वह किसी मकसद के साथ ये सब करने की कोशिश कर रही हैं। होटल के अंदर अपनी मामी का ऐसा व्यवहार देखकर मैं सच में हैरान रह गया। उनकी आंखों और चेहरे पर जैसे एक पागलपन सवार था। मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। मेरी मामी होने के बावजूद वह एक अजीब से सुख की उम्मीद में मुझे इतनी जोर से धक्का देकर गिरा दिया। वह एकदम पागल हो गई थी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी मामी के पास इतने अजीब तरीके हो सकते हैं। उन्होंने सिर्फ कुछ मिनट के अंदर मेरी नींद और थकान को कुछ इस तरह ख़त्म कर दिया कि मुझे लगा कि मैं अब और कुछ सहन नहीं कर सकता। आखिर
कार मुझे ऐसा लगा कि मैं इस स्थिति का सामना कर ही नहीं पा रहा हूँ। अब मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, उनको अपना बना लेने की, जो मेरे पास थी, लेकिन वह मेरी मामी थी। ये बात मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे समय में इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता। मेरा भी वही हाल हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास हीटर जल रहा हो और उनकी गर्माहट से मेरा पूरा शरीर जल रहा था। मेरे शरीर कांपने लगा और मैं भी अनजाने में उसकी तलाश में अपनी मामी के साथ ताल से ताल मिलाने लगा। उन्हें तो लगा जैसे वह स्वर्ग में घूम रही हो। तब मुझे लगा कि जो होगा होगा, अब इस मुश्किल समय का सामना करना ही पड़ेगा। मुझे अपनी मामी के आगे हार नहीं माननी थी। इस तरह से मामी ने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। तब तक रात काफी हो चुकी थी, इसलिए मैं गहरी नींद में सो गया। जब मैं सुबह जागा तो मेरे मन में घबराहट और अजीब बेचैनी थी। मैंने सोचा कि क्या मैंने कल एक सपना देखा था, लेकिन मेरे आसपास का माहौल और मामी का व्यवहार मुझे और उलझन में डाल रहा था, क्योंकि वह बिना किसी परवाह के सामान्य बर्ताव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैंने उनकी ओर देखा और कहा, मामी बहुत हो गया ये सब, जितना जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा होगा। हमें इस फर्जी रिश्ते को और आगे नहीं खींचना चाहिए। तब मामी थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर कहा, अनमोल, मुझे पता है मैंने जो किया है वह सही नहीं था। उस वक्त मैं नहीं समझ पाई कि मैं क्या कर रही हूँ। वह तो सिर्फ एक नाटक था। तब मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। उस रात हमने फैसला किया कि कल सुबह हम रानी और हर्ष को सच बता देंगे, भले ही वो कुछ भी सोचे। अब और झूठ नहीं चल सकता था। अगले दिन नाश्ते के वक्त हमने सबके सामने सच्चाई बताई। वो हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे बात को समझ गए। हर्ष ने धीरे से कहा, यार, हमें लगा तुम लोग सीरियस हो, पर ये तो मजाक निकला। तब मामी ने भी हंसते हुए कहा, अच्छा है कि समय रहते सच बता दिया, नहीं तो बाद में और बड़ा मसला बन सकता था। फिर हमने सभी से माफी मांगी और वापस लौटते वक्त मामी और मैं दोनों समझ गए थे कि इस घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया था। हम दोनों ने फैसला किया कि अब कभी भी ऐसी हरकतों में नहीं पड़ेंगे। जैसे ही हम घर लौटे, हमें रिश्तों की मर्यादा का एहसास हो चुका था और ये घटना हमें हमेशा याद रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद। राजस्थान में अपनी बड़ी सी हवेली के अपने बड़े से कमरे में बैठी कलावती जी कुछ सोचों में गुम थी। आज कलावती जी को अपने पोते रणवीर शेखावत की बहुत याद आ रही थी। अपने बेटे और बहू के एक्सीडेंट में गुजरने के बाद उन्होंने अपने पति रणधीर शेखावत और रणवीर की दाई माँ के साथ मिलकर रणवीर पाला पोसा था। उस समय रणवीर बस 7 साल का था। अपने माता पिता के गुजरने के बाद रणवीर चुपचाप सा रहने लगा था। रणवीर की दादी ने रणवीर को भरपूर प्यार दिया, पर वो उसकी उदासी को कम ना कर सके। वो ज्यादातर अपनी पढ़ाई में लगा रहता, पर जब भी उसके पास समय होता तो वो अपने दादाजी के साथ ऑफिस चला जाता था। दादाजी उसे धीरे धीरे बिजनेस की बारीकियां सिखाने लगे। अभी वो बस 20 साल का हुआ था और उसकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट ही हुई थी कि अचानक से उसके दादाजी का भी देहांत हो गया। दादाजी के देहांत से रणवीर को बहुत बड़ा झटका लगा।
दादी जी भी दादाजी के जाने के गम से टूट गई थी, मगर रणवीर के लिए उन्होंने खुद को संभाल लिया था और उसे समझा बुझाकर ऑफिस भेजना शुरू कर दिया। उनकी कंपनी और इंटरप्राइजेज की जिम्मेदारी रणवीर के कांधों पर आ गई थी। रणवीर ने जल्दी ही ऑफिस की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। रणवीर ने अपनी लगन और मेहनत से अपनी कंपनी को कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस सब में रणवीर का मिजाज थोड़ा गुस्से वाला हो गया था। दादी माँ अच्छी तरह से जानती थी कि रणवीर भले ही थोड़ा गुस्से वाला हो गया है, पर दिल का वो हीरा है। अब दादी माँ रणवीर की शादी जल्द से जल्द कराना चाहती थी ताकि अपने जीवन साथी का प्यार पाकर उसकी उदासी कम हो जाए, पर रणवीर इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, तो उसने दादी माँ को इतनी जल्दी शादी करने से मना कर दिया। पर दादी माँ उसकी शादी कराने के लिए बेचैन थी। वो अपने जीते जी रणवीर का घर बसा देखना चाहती थी। रणवीर दादी माँ के रोज रोज शादी को कहने से परेशान था। तभी रणवीर को एक मीटिंग के लिए अमेरिका जाना पड़ा। रणवीर का काम तो 1 महीने में खत्म हो गया, पर फिर भी वो वापस नहीं आया, क्योंकि उसे पता था कि दादी माँ उसके वापस आते ही शादी का दबाव बनाएगी। उसने अपनी कंपनी का काम अपने भरोसेमंद मैनेजर जयंत के जरिए ऑनलाइन संभाल लिया था। देखते देखते 2 साल हो गए। 2 साल से रणवीर अमेरिका में है। कलावती जी ने बहुत कोशिश कर ली रणवीर को वापस बुलाने की, पर रणवीर कोई बहाना बनाकर टाल देता। पर अब कलावती जी से और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो जल्द से जल्द रणवीर की शादी कराना चाहती थी। रणवीर के जाने के बाद दादी माँ बहुत उदास रहने लगी थी। इतनी बड़ी हवेली रणवीर के चले जाने से सुनसान हो गई थी। रणवीर वैसे तो चुपचाप ही रहता था, पर दादी का रणवीर के बिना दिल नहीं लगता था। दादी माँ, मैं आपके लिए सूप लाई हूँ। मानवी की आवाज से कलावती जी अपनी सोचों में बाहर निकली। मानवी रणवीर की दाई माँ की बेटी है, जिसे रणवीर अपनी छोटी बहन मानता है। दाई माँ और मानवी हवेली में ही रहती हैं और कलावती जी देखभाल के साथ साथ हवेली का कामकाज भी देखती हैं। कलावती जी ने मानवी की तरफ देखा और उसे सूप टेबल पर रखने का इशारा किया। मानवी ने सूप टेबल पर रख दिया। दादी जी ने उसे अपने पास बुलाया और बोली, मानवी, रणवीर को फोन लगाओ और कहो कि दादी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। मानवी दादी माँ की तरफ हैरानी से देख कर बोली, पर दादी माँ, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। दादी माँ बोली, जैसा हमने कहा है वैसा ही करो। मानवी ने जवाब दिया, जी दादी माँ। फिर उसने दादी माँ के कहे अनुसार रणवीर को फोन लगा दिया। रात के 3 बजे थे। अभी रणवीर को सोए हुए मुश्किल से आधा घंटा हुआ था कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। वो बिना देखे किसका फोन है अपने सर तकिए में घुसाकर फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार फोन की रिंग ने आखिर उसे उठाने पर मजबूर कर ही दिया। रणवीर ने नींद में ही फोन अपने कान से लगाकर कहा, हेलो हेलो, सॉरी भाई, आपको इतनी रात में डिस्टर्ब किया। रणवीर ने आंखें बंद किए ही कहा, हूँ, इट्स ओके, बात क्या है ये बताओ, इस समय कॉल क्यों किया? मानवी अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, भाई, दादी माँ की हालत ठीक नहीं है, वो बार बार आपको याद कर रही हैं। अब तो दवा भी असर नहीं कर रही। रणवीर चौंक कर बोला, क्या हुआ दादी माँ को? अभी तो कल ही की बात थी कि वो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से भाई आज सुबह से ही उनकी हालत खराब है। वो सिर्फ आपको देखना चाहती हैं। दादी माँ की तबीयत के बारे में जानकर रणवीर अब पूरी तरह से जाग चुका था। वो बोला, अभी वो कैसी हैं? क्या वो जाग रही हैं? मैं उनसे बात कर सकता हूँ? मानवी बोली, जी। तभी दादी माँ ने इशारा किया, नहीं नहीं भाई, वो अभी भी सोई हैं, वो भी बहुत मुश्किल से।
बोला ओके तुम ख्याल रखना उनका, मैं आने की कोशिश करता हूँ। मानवी बोली ठीक है भाई, लेकिन जल्दी कीजिएगा, दादी की हालत सीरियस है। रणवीर बोला ठीक है, मैं 1-2 दिन में इंडिया पहुंच जाऊंगा। और फिर रणवीर ने फोन काट दिया। इधर मानवी ने फोन रखते ही कहा दादी माँ, आपने तो मुझे से झूठ बुलवा दिया, लेकिन भाई जब आएंगे तो क्या होगा, वो तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। दादी माँ बोली कुछ नहीं होगा उसकी, तू चिंता ना कर। ये बात बता कब तक आएगा, क्या कहा उसने? मानवी बोली 1-2 रोज में बोला है कि इंडिया आ जाएंगे। दादी माँ भगवान को याद करके हाथ जोड़कर बोली बस भगवान जल्द से जल्द मेरा रणवीर शेखावत मेरे सामने आ जाए, इस बार तो उसे वापस नहीं जाने दूंगी। बहुत हो गई उसकी मनमानी, इस बार तो मैं उसकी एक नहीं सुनूंगी। मानवी बोली लेकिन दादी माँ, आपने मुझसे झूठ क्यों बोलने को कहा कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप तो बिल्कुल फिट हैं। दादी माँ बोली वो इसलिए कि मेरे रणवीर शेखावत को धन दौलत की तो भूख है नहीं, उसे अगर कोई चीज यहाँ ला सकती है तो वो है उसकी दादी यानी मैं। समझी कुछ? मानवी बोली ओ अच्छा, तो ये बात है, आप तो जीनियस निकली दादी माँ। दादी माँ इतराकर बोली तो और क्या, मैं तो बचपन से ही होशियार हूँ। ये सुनकर मानवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दादी माँ भी मानवी को देखकर मुस्कुराने लगी। इधर रणवीर ने इंडिया जाने की तैयारी कर ली। अगले ही दिन वो इंडिया के लिए रवाना हो गया। दादी माँ अपने पोते रणवीर के आने की खबर से फूली ना समा रही थी। आज पूरे 2 साल बाद रणवीर वापस अपने घर आ रहा था। हवेली की चहल पहल देखते ही बनती थी। रणवीर ने हवेली में फोन कर दिया था और उनके घर के सबसे वफादार सेवक सेवाराम जी गाड़ी लेकर पहुंच चुके थे। रणवीर एयरपोर्ट से बाहर निकला। रणवीर की उम्र लगभग 26 साल के करीब होगी। हाइट 6 फुट, गोरा रंग, कटीली आंखें, सुर्ख होठ, गर्दन के थोड़ा सा नीचे एक टैटू बनवाया हुआ था जो कि शर्ट के ऊपर वाले बटन के खुले होने के कारण साफ दिखाई दे रहा था। रणवीर की आंखें इतनी गहरी और कातिल थी कि कोई भी उस पर फिदा हो जाए। उसकी रेशमी बाल बिखरे हुए थे। सेवाराम जी जल्दी से उसके पास आकर बोले राम राम छोटे साहब, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रणवीर उन्हें देख कर बोला हाँ नहीं, और आप कैसे हैं? रणवीर ने पूछा तो सेवाराम जी बोले मैं तो ठीक हूँ, आज आपको देखकर मन खुश हो गया। आइए। रणवीर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सेवाराम जी बोले छोटे साहब जी आप पीछे बैठे, गाड़ी में चलाता हूँ। रणवीर बोला सेवाराम जी आप घबराइए नहीं, बैठिए मैं चलाता हूँ। और फिर रणवीर शेखावत ने गाड़ी स्टार्ट की और हवेली की तरफ रवाना हो गया। उसे अपने शहर के रास्ते बिल्कुल पहले जैसे ही लग रहे थे। इन 2 सालों में कुछ खास बदला नहीं था। थोड़ी देर बाद गाड़ी हवेली के बाहर रुकी और रणवीर जैसे ही निकला, मानवी ने दौड़कर दादी माँ को बताया। दादी माँ भाई आ गए। दादी माँ खुश होकर बोली क्या मेरा रणवीर आ गया? रणवीर को देखने के लिए दादी माँ अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और मानवी से बोली मुझे नीचे ले चलो। मानवी जल्द से जल्द बोली दादी माँ ये आप क्या कर रही हैं? आप भूल गई कि आपने मुझसे भाई से क्या कहलवाया था कि आप बीमार हैं। दादी माँ को याद आ गया। वो जल्दी से बोली अरे हाँ, मैं तो उसके आने की खुशी में अपना ड्रामा भी भूल गई। चल जल्दी से मुझे लिटा दे और मैं लेटकर आंखें बंद कर लेती हूँ। दादी माँ अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मानवी ने जल्दी से उन्हें चादर उड़ा दी और दादी माँ ने आंखें मूंद ली। दादी माँ आंखें मूंदने की अच्छी एक्टिंग कर रही थी जिसे देखकर मानवी की हंसी छूटने वाली थी कि तभी रणवीर कमरे में आ गया। रणवीर आवाज लगाकर बोला मानवी। दादी माँ मानवी आकर रणवीर के गले लग गई। प्रणाम भाई, आप आ गए। रणवीर चिढ़कर बोला नहीं, मेरा भूत आया है, तुमने इतनी रात को कॉल किया तो मुझे आना ही था। मानवी बोली क्या भाई आप भी ना, कैसी बातें करते हैं, पता भी है हम सब ने आपको कितना मिस किया। रणवीर मानवी के सिर पर हाथ फेर कर बोला मेरी प्यारी बहना कैसे हो तुम? मानवी ने जवाब दिया मैं अच्छी हूँ भाई। रणवीर ने पूछा दादी माँ कैसी हैं? मानवी बोली अभी दादी माँ सो रही हैं, रुकिए मैं अभी उन्हें उठाती हूँ। रणवीर बोला नहीं सोने दो, मैं जागने के बाद मिल लूंगा। तभी दाई माँ भी कमरे में आ गई। रणवीर ने दाई माँ के
पांव छुए तो दाई माँ ने रणवीर के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। दाई माँ बोली, आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। रणवीर दाई के आंसू पोंछकर बोला, दाई माँ अब तो मैं आ गया हूं ना, अब तो खुश हो जाइए। फिर उसने दाई माँ को भी देखा। उसने आगे आकर दादी माँ के पांव छुए और बोला, मैं दादी माँ के जागने के बाद मिल लूंगा। वो जानने के लिए जैसे ही मुड़ा, दादी माँ आह भरकर करहाते हुए बोली, आह मानवी, मेरा रणवीर अभी तक आया नहीं क्या? रणवीर दादी माँ के पास उनका हाथ पकड़कर बोला, दादी माँ मैं आ गया हूँ, आप आंखें तो खोलिए, आपका रणवीर आप है। रणवीर की आवाज सुनकर दादी माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर उन्होंने रणवीर का हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाकर ढेरों प्यार किया, मानो जैसे कि वो कोई छोटा सा बच्चा हो। रणवीर बोला, दादी माँ कैसी हैं आप? मानवी ने बताया कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। मैं कल ही आपको किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर आपका इलाज कराता हूँ। दादी माँ बोली, अब तो आ गया है ना मेरा ख्याल रखने वाला, अब मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। रणवीर मुस्कुराकर बोला, वो तो आपको होना ही पड़ेगा दादी माँ, आखिर आपके सिवा मेरा है ही कौन। दादी माँ मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। दादी माँ बोली, ठीक है जा। रणवीर के जाने के बाद दादी माँ ने दाई माँ कहा, कल्याणी जाकर खाने का इंतजाम देखिए, रणवीर 2 साल बाद आया है, सब कुछ उसकी पसंद का होना चाहिए। कल्याणी जी बोली, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ रणवीर की पसंद का ही बनवाया है, मैं दिखवाती हूँ सब कुछ तैयार हुआ है कि नहीं। दाई माँ दादी माँ के कमरे से बाहर आई और सेवाराम को आवाज लगाई। सेवाराम जी भागे भागे आए, बोले, जी दाई माँ। दाई माँ बोली, सेवाराम जी दादी माँ ने कहा कि रसोई में जाकर देखिए खाना तैयार हो गया कि नहीं। ये कहकर सेवाराम जी किचन में आ गए। किचन में आकर सेवाराम जी बोले, फुलवा खाना तैयार हो गया, छोटे साहब यानी रणवीर शेखावत बाबू आ चुके हैं, जल्दी से खाने की मेज लगा दो। और हाँ, सब कुछ उनकी पसंद का बनाया है ना, जो कुछ बड़ी मालकिन ने बताया था। फुलवा बोली, अरे काका, आज रणवीर बाबू के आने की खुशी में उनकी पसंद की सभी चीज बनवाई हैं, यकीन ना हो तो खुद ही देख लो। सेवाराम जी बोले, अरे नहीं नहीं, पहले मालिक खाएंगे फिर कोई और, ठीक है तुम खाना लगाओ। इधर रणवीर फ्रेश होकर आ चुका था और उसने दादी माँ के कमरे में ही खाना मंगवा लिया। दादी माँ बोली, रणवीर आज सब कुछ तेरी पसंद का है, तुझे मूंग दाल का हलवा पसंद है ना, खास तेरे लिए बनवाया है। रणवीर खुश होकर बोला, वाओ दादी माँ, आई लव यू। दादी माँ बोली, देख तो जरा कितना दुबला हो गया है, यहाँ खूब घी मक्खन खाएगा तो फिर से गोलू मोलू हो जाएगा मेरा बच्चा। रणवीर शेखावत चिढ़कर बोला, दादी माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप क्या चाहती हैं मैं हाथी हो जाऊं ताकि कोई लड़की मुझे पसंद ही ना करे। दादी माँ हल्के से गुस्से में बोली, अरे कौन है जो मेरे राजकुमार जैसे पोते को नापसंद करेगी, तेरे लिए तो एक से बढ़कर एक राजकुमारियां हैं, बस तू जिसे पसंद कर ले वही हाँ कर दे। दादी की बात सुनकर रणवीर चुप हो गया। रणवीर जानता था कि अगर उसने कुछ और बोला तो दादी का पुराना शादी राग शुरू हो जाएगा, इसलिए उसने बात बदल दी। रणवीर बोला, दादी मानवी आपका ध्यान रखती है या नहीं, उससे कॉलेज भी जाना होता है, आप कहें तो मैं किसी और को आपकी देखभाल के लिए रख दूं। दादी माँ बोली, रणवीर बेटा अभी तो तू सफर से थका हारा आया है, अभी तो आराम कर ले, ये बात तो बाद में भी हो सकती है और मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। रणवीर खाना खाकर बोला, जी दादी। और फिर रणवीर वहां से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह को रणवीर सोकर उठा तो हवेली में काफी चहल पहल थी। उसने सेवाराम जी को आवाज दी, सेवाराम जी भाग कर आए और बोले, जी छोटे मालिक आपने मुझे बुलाया। रणवीर ने पूछा, ये इतना शोर क्यों हो रहा है, हवेली में कुछ है क्या? सेवाराम जी बोले, छोटे मालिक आपकी आने की खुशी में दादी माँ पूजा रखवाई है और दावत का आयोजन किया है। रणवीर बोला, ठीक है आप जाइए। सेवाराम जी ने पूछा,
आपको कुछ चाहिए था? मालिक रणवीर जवाब दिया। नहीं, सेवाराम जी चले गए। उनके जाने के बाद रणवीर फ्रेश होने के लिए चला गया और शावर लेकर तैयार होकर अपने कमरे में बालकनी में आकर नीचे देखा तो बाहर गार्डन में बड़ा सा टेंट लगा हुआ था और हलवाई खाना बनाने में लगे हुए थे। रणवीर वहां से हटकर अपने कमरे में आ गया और अपनी वॉच बेड की साइड टेबल से उठाकर पहन ली और अपना मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर आ गया। सबसे पहले रणवीर दादी माँ के कमरे में आया और दादी माँ से पूछा, दादी माँ ये सब क्या है? दादी खुश होकर बोली, रणवीर मेरा बच्चा आ, इधर आ, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। बेटा तू पूरे 2 साल बाद वापस आया है। जब से तुम्हारे दादाजी गए हैं इस हवेली की रौनक चली गई। अब तू वापस आ गया है तो सोचा कि कुछ रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को बुलाकर दावत कर दूं, इसी बहाने तुझसे लोग मिल भी लेंगे। रणवीर दादी माँ के पास बैठते हुए बोला, पर दादी माँ आपकी तबीयत खराब है और आप ये सब। दादी माँ बोली, अब परवर मत कर, और रही बात मेरी तो अब इस बुढ़ापे में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। रणवीर अपने मन में बोला, ये दादी ना पक्का किसी से मुझे मिलवाएगी, ये जरूर मेरी शादी के चक्कर में पड़ी है, लेकिन मैं भी आपका ही पोता हूँ, इस झंझट में नहीं फंसने वाला। थोड़ी देर पुजारी जी आ गए और पूजा शुरू हो गई। पूजा होने के बाद दादी माँ ने पंडित जी को रणवीर की कुंडली दिखाई। रणवीर की कुंडली देखकर पंडित जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। पंडित जी को चिंतित देखकर दादी माँ ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं? कोई चिंता की बात है तो नहीं? पंडित जी बोले, चिंता मत कीजिए, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। दादी माँ बोली, मेरे रणवीर के जीवन में विवाह का योग तो है ना? पंडित जी बोले, विवाह का योग तो है, पर विवाह होने के बाद दोनों पति पत्नी को बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। दोनों ने वो परीक्षा पार कर ली तो फिर उनके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और वो एक खुशहाल लंबा जीवन व्यतीत करेंगे। दादी माँ ने पंडित जी भोजन करवाया और पंडित जी को दान दक्षिणा देकर विदा किया। शाम हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। हवेली की रौनक देखते ही बनती थी। दादी जी ने सेवाराम जी से कहा, सेवाराम पहले गरीबों को भोजन करा दो। सेवाराम जी बोले, दादी माँ उन्हें के लिए भोजन जा रहा है। दादी ने सेवाराम जी से गरीबों को कपड़े और पैसे दान करने के लिए रणवीर शेखावत को बुलाने भेजा। रणवीर अपने कमरे में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। सेवाराम जी रणवीर के पास आकर बोले, छोटे मालिक दादी माँ आपको बुला रही है। रणवीर बोला, ठीक है आप चले, मैं आया। रणवीर दादी माँ के पास आकर बोला, जी दादी माँ आपने बुलाया? दादी माँ बोली, हाँ। रणवीर चलो गरीबों को अपने हाथों से कपड़े और पैसे दान कर दो। रणवीर बोला, पर दादी माँ मैं। दादी माँ बोली, हाँ तू, और कौन? इस हवेली का एकलौता वारिस है तू। ये तो धर्म कर्म के काम होते हैं, तुझे ही करने हैं ना। बेटा चलो। शाबाश। रणवीर दादी माँ की बात मानकर बाहर आ गया। रणवीर बाहर आकर देखा तो सेवाराम जी गरीब लोगों को खाना बंटवा रहे थे। रणवीर को देखकर वो रणवीर के पास आए और कपड़े और पैसे गरीबों में बंटवाने लगे। कपड़े और पैसे बंटवाकर जब रणवीर हवेली के अंदर आया तो एक लड़की श्वेता उसके पास आई और बोली, हेलो रणवीर कैसे हो? रणवीर उसे अचरज से देखकर बोला, हाय। श्वेता बोली, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं महेंद्र सिंह की बेटी, तुम्हारी बचपन की फ्रेंड। रणवीर चौंक कर बोला, ओह अब पहचाना, काफी टाइम हो गया ना तुम्हें देखे, इसलिए तुम्हें सचमुच पहचान ही नहीं पाया। और बताओ कैसी हो? श्वेता उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना कहो। रणवीर बोला, मैं भी अच्छा हूँ। और तो क्या कर रही हो आजकल? श्वेता बोली, कुछ खास नहीं, स्टडी कंप्लीट हो गई है तो अब। रणवीर ने पूछा, तो अब क्या? श्वेता शर्माते हुए बोली, अब आगे तो तुम जानते ही होंगे। रणवीर हैरानी से बोला, मैं कैसे जानता हूँ? श्वेता अपने दुपट्टे का एक सिरा अपनी उंगली पर लपेटते हुए बोली, तुम बहुत नोटी हो, और शर्मा कर वहां से चली गई। रणवीर उसे ऐसे शर्मा कर जाते हुए देखकर बोला, अजीब लड़की है, नोटी। और मैं इधर महेंद्र जी और उसकी पत्नी वसुधा जी आपस में बातें कर रहे थे। वसुधा जी बोली, ए जी सुनिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तुम श्वेता और रणवीर की शादी की बात कर लो चाची जी से।
बोले हाँ भाग्यवान, तुम फिक्र मत करो, मैं मौका मिलते ही श्वेता की शादी की बात कर लूंगा और तुम बात पक्की ही समझो। चाची जी इनकार नहीं कर सकती। वसुधा जी खुश होकर बोली, अच्छा इतने यकीन से आप कैसे कह सकते हैं कि वो तैयार हो जाएंगी। महेंद्र जी बोले, बस तुम देखती जाओ मैं कैसे राजी करता हूँ, और फिर क्या कमी है हमारी बेटी में, तैयार तो उन्हें होना ही होगा। महेंद्र जी दादी जी के दोस्त के बेटे, पहले दोनों परिवारों में अच्छे संबंध थे। महेंद्र जी की नजर काफी समय से रणवीर पर है। अपनी एकलौती बेटी श्वेता की शादी रणवीर से करवाना चाहते हैं, जिससे उनकी बेटी रणवीर की सारी धन दौलत प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाए और अपनी बेटी के साथ साथ वो भी रणवीर की दौलत पर ऐश कर सकें। हवेली मेहमानों से भरी हुई थी। ऐसे में महेंद्र जी को दादी माँ से बात करने का मौका नहीं मिला, तो उन्हें दादी माँ से बिना बात किए ही जाना पड़ा। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। रणवीर अपने कमरे में आकर अपना मोबाइल देख रहा था, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। रणवीर बोला, कौन है? बाहर से आवाज आई, भाई मैं हूँ मानवी। रणवीर बोला, अंदर आ जाओ। मानवी बोली, भाई आपको दादी माँ बुला रही है। रणवीर बोला, तुम चलो मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद रणवीर दादी माँ के कमरे में था। रणवीर बोला, दादी माँ इतनी रात हो चुकी है, आप अभी तक जागी हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दादी माँ बोली, रणवीर में मेरा बच्चा यहाँ बैठ मेरे पास। दादी ने रणवीर के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बड़े ही उम्मीद के साथ कहा, बेटा ये हवेली, इसकी साख और इसके रुतबे के रखवाले, इस खानदान के इकलौते वारिस तुम ही तो हो। आज तुमसे तुम्हारी बूढ़ी दादी माँ कुछ मांगेगी तो इनकार तो नहीं करोगे? रणवीर बोला, दादी माँ आप ये कैसी बात कर रही हैं? दादी माँ बोली, रणवीर तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे दादा अब नहीं हैं और तुम 2 साल बाद वापस आए हो। मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ नहीं रहना चाहते। रणवीर बोला, दादी ऐसा कुछ नहीं है, भला मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगा? दादी माँ आप तो मेरी जान है। दादी माँ बोली, अच्छा अपनी दादी से इतना प्यार करता है तो मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे, बोल करेगा ना? रणवीर बोला, ऑफ कोर्स दादी माँ, बताइए क्या करना है? दादी माँ बोली, शादी। रणवीर हैरानी से बोला, शादी? दादी माँ बोली, क्या हुआ, इतना आश्चर्य क्यों? रणवीर बोला, दादी माँ अभी शादी वादी के चक्कर में मुझे नहीं फंसना। दादी माँ बोली, क्यों, वजह तो बता। रणवीर बोला, दादी वजह तो। दादी माँ रणवीर की बात बीच में काट कर बोली, देख रणवीर, अगर तूने किसी को पसंद किया है तो बता दे, मैं तेरी शादी उसी से करवा दूंगी। रणवीर बोला, दादी माँ ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतना कहकर रणवीर वहां से चला गया। रणवीर दादी माँ की बात सुनकर काफी परेशान था। वो एक आजाद पंछी की तरह रहना चाहता था। ना तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी और ना वो किसी से प्यार करता था, बस उसे किसी बंधन में बंधने की इच्छा नहीं थी। वो लड़कियों से हमेशा दूर ही रहता था, लेकिन दादी ने उसकी शादी की बात छेड़कर उसे परेशान कर दिया था। रणवीर सोचता हुआ बोला, दादी माँ मैं आपकी हर बात मान लूंगा, पर शादी के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, मुझे मेरी आज़ादी बहुत पसंद है। फिर उसने फैसला किया कि वो जल्द ही अमेरिका वापस चला जाएगा। इधर रणवीर काफी परेशान था कि वो दादी से कैसे कहे कि वो वापस जा रहा है। वो अभी इसी उधेड़ बुन में था कि तभी सेवाराम जी ने बताया कि दादी की तबीयत बिगड़ गई है। रणवीर भागकर दादी के कमरे में आया। दादी माँ बेहोश हो गई थी। रणवीर ने जल्दी से दादी माँ को अपनी गोद में उठाया। पीछे पीछे दाई माँ और मानवी भी दौड़े पड़ी। रणवीर दादी माँ को लेकर पीछे बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। दूसरी गाड़ी में मानवी, दाई माँ और सेवाराम जी रणवीर की गाड़ी के पीछे चल पड़े। रणवीर ने दादी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और खुद बाहर बेचैनी के साथ टहलने लगा। रणवीर बहुत परेशान था अपनी दादी माँ के लिए। दादी माँ बस ठीक हो जाए, क्योंकि माता पिता और दादा दादी जी के जाने के बाद एक दादी ही तो थी उसके पास। अगर उन्हें भी कुछ हो जा गया तो वो क्या करेगा, कैसे रहेगा अपनी दादी माँ के बिना? ये सोचकर उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। भले ही वो 2 साल से अमेरिका में था, पर एक दिन भी
ऐसा नहीं जाता था जब वो अपनी दादी माँ से बात ना करता हो। दूर रहकर भी वो दादी माँ की सेहत, खाना पान और बाकी सारी चीजों का ख्याल रखता था। डॉक्टर दादी माँ का ट्रीटमेंट कर रहे थे। काफी समय हो गया था पर डॉक्टर ने अभी कुछ नहीं बताया था। दाई माँ और मानवी भी वेटिंग रूम में बैठी थी और दादी माँ के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रही थी। मानवी रणवीर के पास आई और बोली, भाई आप घर चले जाएं, थोड़ा आराम कर लें, तब तक मैं यहाँ देख लूंगी। रणवीर बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, जब तक डॉक्टर कुछ न बता दे मैं यहीं रहूंगा। तभी डॉक्टर बाहर आ गए। रणवीर जल्दी से डॉक्टर के पास आया। परेशानी उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसने नम आंखों से डॉक्टर से पूछा, दादी माँ ठीक तो है ना? डॉक्टर क्या कहेगा रणवीर से? कहानी का अगला भाग सुनने के लिए हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।